क्या ये सच है फ़हीम साहब कि रहमान डकैत ने अपनी वालिदा को भी कत्ल किया था? क्या वो वाक़ई इतना सफ़ाक था कि उसने इस रिश्ते का भी एहसास नहीं किया और अपनी वालिदा को कत्ल कर दिया? किस वजह से कत्ल किया था? जी बिल्कुल, ये कहानी जो है ये 90s की कहानी है। और जब रहमान का एक तरह से रेज़ हो रहा था वो, और उस वक्त जो है उसको ये इत्तला मिली कि उसकी माँ के किसी शख्स के साथ ताल्लुकात हैं, और उस पर उसने अपनी माँ को अपने ही घर में उसके सर में गोली मारकर जो है वो कत्ल किया था। और वो शख्स जिसके ऊपर उसे शुबा था अपनी माँ से ताल्लुकात का, वो शख्स उस वक्त उसके हाथ नहीं आया। लेकिन बताने वाले बताते हैं कि 2009 में रहमान की हलाकत तक उस शख्स ने कभी लियारी में वापस आने की हिम्मत नहीं की थी। फ़हीम साहब, क्या लियारी और मुंबई अंडरवर्ल्ड में कोई मुमासलत है? ये दोनों एक तरह की कहानियां हैं। वहां भी इसी तरीके से होता है जैसे यहाँ पर लियारी में हुआ और जिस तरीके की गैंग वॉर यहाँ पर छिड़ी? बिल्कुल, ये हमेशा से थी। देखें, ये जिस वक्त 90s में ही ये किडनैपिंग फॉर रैंसम बहुत बढ़ गई थी, और 80s में भी हुआ करती थी, लेकिन 90s में बहुत ज़्यादा जो है वो ये बढ़ गई थी ये वारदातें। इसी वजह से जो है फिर एक सिटीज़न पुलिस लाइजन कमेटी भी कायम की गई, जिसका काम ही जो ये था कि वो पुलिस के साथ मिलकर किडनैपिंग फॉर रैंसम के ऊपर काम करें। और यही होता था, और मैंने ख़ुद भी विज़िट किया है अरशद पप्पू का वो घर, जहाँ जो है वो छोटी छोटी खोलियाँ बनी हुई थी, और उन खोलियों में लाकर जो है वो जो मग़वी होते थे उन्हें रखा जाता था। तो और भत्ता, ये भी उसी दौर की बात है जब हाजी लालू का गैंग जो है वो अरशद पप्पू, रहमान डकैत और अरफात मिलकर चला रहे थे, इनके दरमियान आपस में इख्तिलाफात नहीं हुए थे। उस वक्त जो है ये बहुत ज़्यादा इस तरह की वारदातें होती थी, और जब ये लोग आपस में तकसीम भी हो गए और एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करने लगे, उस दौर में भी ये चीज़ें बहुत होती थी। और सिर्फ यही नहीं, एक वक्त वो भी था जब MQM का दौर था, और MQM अपने मुखालफिन को जो है वो टारगेट कर रही थी। उसमें सुन्नी तहरीक के लोग भी थे, उसमें MQM हकीकी के लोग भी थे, और ये भी क्रिमिनल लोग थे। ये क्रिमिनल जो हैं वो रहमान के पास आकर पनाह लिया करते थे लियारी में, और यही लोग जो हैं वो किडनैपिंग फॉर रैंसम की जब कार्रवाइयाँ करते थे तो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से, तो ये मग़वियों को लाकर जो है वो लियारी में रहमान के पास रखा करते थे। तो ये वारदातें जो है शहर में 80s, 90s, 2000 में ये होती रही हैं। फ़हीम साहब, ताजरों से भत्ता वसूल करना, इसके साथ साथ अगवा बराए तावान की वारदातें और इसके साथ साथ दीगर वारदातें, ये कब शुरू हुई और इसके पीछे क्या सिर्फ रहमान डकैत ही था, ये उसका ही आइडिया था? देखिए, एक वक्त वो था जब रहमान ने जो है वो सियासत में हिस्सा लेने की कोशिश की, और उसने एक मौके पे जो है वो पार्टी से मुतालिक फ़ैसले भी ख़ुद करने की कोशिश की। यहाँ तक हुआ कि एक दफ़ा उसने जो है वो, जब बल्दियाती इंतखाबात थे, तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के सामने उसने अपना कैंडिडेट खड़ा किया लियारी से, और वो मलिक फ़याज़ था जो रहमान की हिमायत से जीत भी गया, और हारा कौन? मलिक मोहम्मद ख़ान, जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था। तो इस तरह का रहमान था। और फिर जब ये सब चीज़ें हुई और उसको फिर सियासत में आने का जब शौक़ उसका और ज़्यादा बढ़ा, और जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है वो सूबाई वज़ीर दाखिला बने, तो उस दौर में जो है उसको मज़ीद स्पेस मिला, और इसी स्पेस के दौरान जो है उसने कोशिश ये की कि लियारी में पहले तो उसने एक अमन कमेटी बनाई, और उस अमन कमेटी के तहत उसने लियारी में जो उसके मुखालफिन थे, वो मुखालफिन जिनका कोई प्यारा कभी उसके हाथों मारा गया या किसी और वजह से उन्हें तकलीफ़ पहुंची, उनके साथ उसने अमन मुआहिदा किया। और इस अमन मुआहिदे को जब फिर बाद में जो इस अमन कमेटी को जो है वो कहा गया कि इसको पीपल्स अमन कमेटी कर दिया जाए, फिर इसका नाम बदल के पीपल्स अमन कमेटी किया गया। और फिर ये हुआ कि कहा जाने लगा कि पीपल्स अमन कमेटी शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में अपने दफातर खोलेगी। अगर ये दफातर खुलते तो इससे नुकसान जो है वो MQM को भी होता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी होता, और दीगर सियासी जमातों को भी होता। तो रहमान को इससे आगे नहीं निकलने देना था, उसको लियारी तक ही महदूद करना था, और फिर उसे लियारी तक महदूद रखा गया। अच्छा, ये बताएं कि रहमान डकैत से आखिर गलती क्या हुई थी? पहले तो मुक्तदर हलकों की आंख का तारा थे, और उसके बाद वही मुक्तदर हलके उनके खिलाफ हो गए और उनके इनकाउंटर का प्लान बन गया। रहमान डकैत से गलती ये हुई थी बेसिकली जब उसने मलिक फ़याज़ को टाउन नाजिम बनवाया लियारी का, तो उसके कुछ अरसे के बाद उसने मलिक फ़याज़ से इस्तीफ़ा मांग लिया था, और मलिक फ़याज़ को इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन इसने सिर्फ मलिक फ़याज़ से इस्तीफ़ा नहीं मांगा, उसने किमाड़ी टाउन के एक नाजिम थे हुमायूं ख़ान, उनसे भी इस्तीफ़ा मांगा। हुमायूं ख़ान इस्तीफ़ा क्यों देते? वो ना तो रहमान के कैंडिडेट थे, ना वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, वो तो मुस्लिम लीग के टिकट पर जीत कर आए थे। हुमायूं ख़ान ने इसकी शिकायत जो है वो बलूचिस्तान की एक सियासी शख्सियत से की। ये सियासी शख्सियत जो है उन दिनों आसिफ अली ज़रदारी से बहुत क्लोज़ थी, और उस सियासी शख्सियत के कहने के ऊपर जो है उन दिनों जो है वो बलूचिस्तान के कई MNAs और MPAs और सेनेटर्स जो हैं वो अपनी अपनी पार्टीज़ छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे।
आसिफ जरदारी से की गई शिकायत का नोटिस बहुत सीरियस लिया गया और उस वक्त ये फैसला हुआ कि अब हमें रहमान डकैत की हिमायत से हाथ खींच लेना चाहिए। तो रहमान डकैत और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की हिमायत से उस दौर में हाथ खींचा गया। और फिर एक रोज़ जब पुलिस ने एक कॉल ट्रेस की और वो चौधरी असलम जो कुछ अरसे से जो है वो रहमान की पीपल्स पार्टी से एक कुर्बतें बढ़ जाने की वजह से जो है वो थोड़ा खामोश होकर बैठा हुआ था, उसे गो हेड मिला। वो कॉल ट्रेस हुई जिसमें जो है वो एक रहमान के साथी ने ये बताया कि वो मंद यानी बलूचिस्तान का एक इलाका वहाँ से कराची के लिए रवाना होने लगे हैं। तो कराची का जो ज़ीरो पॉइंट है वहाँ पर एक पिकेट लगाई गई, आर्मी की पिकेट थी वो। और जब वहाँ पर जो है वो ये लोग अपनी गाड़ी में वापस आ रहे थे तो जब रहमान ने देखा कि आगे आर्मी की पिकेट है तो उसने ड्राइवर को गाड़ी रोक देने के लिए कहा। और जब गाड़ी रुकी तो सामने आर्मी की यूनिफॉर्म पहने, कैप्टन की यूनिफॉर्म पहने इरफान बहादुर खड़ा था और उसके पीछे से नमूदार हुआ चौधरी असलम। और ये वो दिन था जब रहमान की कहानी लपेट दी गई। इन चारों अफराद को जो रहमान के साथ थे, 3 और, इनको कराची के इलाके मलीर में लिंक रोड पर ले जाया गया और वहाँ पर अगले दिन एक प्रेस रिलीज जारी हुई कि लिंक रोड पर एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया पुलिस की जानिब से, वो नहीं रुकी। उसमें सवार अफराद ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए फ़रार होने की कोशिश की और पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 लोग मारे गए, जिनकी शनाख्त रहमान डकैत, नज़ीर जदगाल, अकील इंग्लिश बूट वाला और औरंगज़ेब के नाम से हुई है। अच्छा, रहमान डकैत पर गद्दारी के इल्ज़ाम भी लगते रहे और कहा जाता रहा कि वो बीएलए के लिए काम करते रहे हैं। इसके हक़ाइक़ कोई मिले और ये भी हो सकता है मूवी में कि उनका ताल्लुक जो है वो बीएलए से जोड़ दिया जाए या इंडियन जासूसी से जोड़ दिया जाए या इंडियन एजेंट जो मूवी में उससे जोड़ दिया जाए। देखिए ये पॉसिबल है और कोशिश तो की जा सकती है उनकी जानिब से, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मारेंगे, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का वो है ना स्टांस है कि इंडिया बीएलए को सपोर्ट करता है। और अगर वो ये कह देते हैं कि जनाब रहमान सहूलतकार है, मुझे इम्कान भी है, मुझे भी इस बात का इम्कान है कि ये हो सकता है, लेकिन जो रहमान है उसके ऊपर जब भी इस तरह के इल्ज़ामात लगे, चाहे 2004 हो, 2006 हो या उसके मरने के बाद जो 2009 हो, उसके ऊपर जब भी ये इल्ज़ामात लगे तो रहमान ने अपनी ज़िंदगी में और रहमान के मरने के बाद उसके साथियों ने हमेशा इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। कहा कि रहमान का कभी भी बीएलए से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा और कभी ये इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ, यानी कभी किसी ऑफिशियल की जानिब से ये बात नहीं कही गई कि रहमान का कोई ताल्लुक बीएलए से था। वो बलोच नेशनलिस्ट ज़रूर था और ये भी कहा जाता है कि 2 मार्च को जो अब बलोच डे मनाया जाता है, बलोच कल्चर डे मनाया जाता है, उसका आइडिया भी रहमान का ही था। वो बलोच नेशनलिस्ट ज़रूर था और मेरा भी अपना उसके बारे में यही है कि उसका कभी बीएलए से कोई ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन ये जो इंडियन राइटर है आदित्य दहर साहब, अगर ये दिखा दें बीएलए से उसका ताल्लुक, तो कोई मुझे वो नहीं लगता कि कोई ये ताज्जुब की बात होगी। अच्छा, चौधरी असलम के बारे में आपकी क्या राय है? वो कैसे पुलिस ऑफिसर थे, दबंग थे, वर्दी नहीं पहनते थे लेकिन दहशत और खौफ बहुत ज्यादा थी उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक निडर ऑफिसर था, इससे इनकार नहीं है। उसने इस शहर में बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। कराची ऑपरेशन जब हो रहा था 92 से लेके और 97 तक, वो एक ऐसा वक्त था कि जिसमें जो है इस शहर में दर्जनों पुलिस वाले जो है वो मारे गए, उसके बाद भी मारे गए जिन्होंने कराची ऑपरेशन में किरदार अदा किया। उसके बाद जब इस मुल्क में जो है दहशतगर्दी दूसरी शुरू हुई, जिसमें जो है हमें ये नज़र आता है कि जनाब तालिबान और अलकायदा के तहत जो है वो यहाँ पे बम धमाके शुरू हुए, चाहे अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर हो, चाहे शेरटन होटल के बाद फ्रांसीसी इंजीनियर्स वाला अटैक हो, या अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाद पीछे जो दूसरा बम हमला था जिसमें एक सफारतकार भी अमरीकी मारा गया, वो हो। इस नौइयत के दर्जनों वाक़यात जो कराची शहर में हो रहे थे, उस वक्त जो है चौधरी असलम ने कई तालिबान और अलकायदा के लोगों को जो है वो गिरफ़्तार भी किया और उन्हें भी पुलिस मुकाबले में मारा। वो एक निडर ऑफिसर था, वो नहीं डरता था। और फिर वो भी वक्त आया जब उसके घर पर जो है वो कार बम हमला किया गया क्लिफ्टन के इलाके में, और उसके बाद भी जो है उसने बड़े डट के कहा कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, और वो लगा रहा उनके पीछे। फिर लियारी के लोग हों, गैंग वॉर के लोग हों, उसने सारे काम किए। सीआईडी में रहा, सीटीडी में रहा, लियारी टास्क फोर्स में रहा, लोकल पुलिस में रहा। उसने अपना काम जो है वो एक निडर ऑफिसर के तौर पे किया, वो डरता नहीं था। और फिर ऐसी ही मौत जो है एक उसकी मैं समझता हूँ कि वो हुई जब उसके, एक होता है ना कि यार आपके सामने एक ऐसा दुश्मन हो जो आपको कुछ करने नहीं दे रहा हो, तो वो एक उनके लिए जिन्होंने उसे टारगेट किया
उनके लिए वो एक ऐसा ही दुश्मन बन चुका था जो उनको कुछ करने नहीं देता था।